जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। दोस्त, मेरा आज का टॉपिक सी-टेट का सीडीपी है और मेरा चैप्टर है वृद्धि और विकास। आज मैं इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा और इसके साथ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तो देखो दोस्त, मेरा आज का पहला टॉपिक क्या है? विकास की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जो इस चैप्टर का बुनियादी चीज़ है। तो ये विकास की अवधारणा को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास क्या है? तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये जो डेवलपमेंट है ये जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि यह लगातार चलते रहता है, ये रुकता नहीं है और ये जीवन पर्यंत चलता है। यानी ये माँ के गर्भ से जो शुरू होता है और वो कब्र तक जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विकास का जो प्रक्रिया है वो उम्ब टू टुम्ब जाता है। यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अब देखो, विकास की प्रक्रिया में बालक का फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। विकास की प्रक्रिया में बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होता है, क्रियात्मक डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है और भाषागत डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक डेवलपमेंट होता है और सामाजिक डेवलपमेंट होता है। अब विकास की अवधारणा में हम आगे बढ़ते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाला सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। देखो, डेवलपमेंट क्या है? कोई भी चाइल्ड में क्रमबद्ध रूप से एक सिस्टम से होने वाला जो सुसंगत परिवर्तन है, उसका जो क्रमिक श्रृंखला है, वो जो सीक्वेंस चैन है, उसी को हम विकास कहते हैं। अब आप लोग के माइंड में ये आता होगा कि ये क्रमबद्ध और सुसंगत क्या चीज़ है। तो वो गाइज, बालक के अंदर अब तक का जो गुणात्मक परिवर्तन है और आगे होने वाला जो परिवर्तन है उसमें एक निश्चित संबंध है। ये गुणात्मक परिवर्तन क्या? उसके गुण में जो परिवर्तन होता है। तो क्रमबद्ध और सुसंगत क्या? बालक के अंदर अब तक जो गुणात्मक परिवर्तन है और उसका आगे होने वाला परिवर्तन, उसमें एक निश्चित संबंध है। आप क्रमबद्ध और सुसंगत को ऐसे भी समझ सकते हो कि अब तक जो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे गुणात्मक परिवर्तन में उसके गुण में परिवर्तन, जैसे उसके चरित्र में परिवर्तन हुआ, और उसके आगे होने वाला परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। जैसे गुणात्मक परिवर्तन अब तक जो हुआ, फिर आगे जो उसका परिवर्तन होगा उसमें एक निश्चित संबंध है। और विकास की अवधारणा में जो सबसे अहम बात है, इस पर कई बार सी-टेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है गाइस, कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था का जो कॉन्सेप्ट है, इसका अभिप्राय क्या है कि समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक जैसे कि वाइगोत्स्की साहब हैं, ये कहते हैं कि यह जो बाल्यावस्था जो है, इसका अवधारणा के बारे में ये कहते हैं कि यह एक सामाजिक संरचना है। यानी ये जो बाल्यावस्था की अवधारणा है, यह क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है। जैसे गाइस, हम आपको कहते हैं कि एक 8 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है गाइज, और वो गरीब का बच्चा है, और एक 8 साल का बच्चा है और वो अमीर का बच्चा है। अब देखो, ये 8 साल का जो अमीर का बच्चा है, ये अपना ज़िंदगी देखो कैसे ऐशो आराम से गुजारता है। इसके लिए एक बचपन अलग है। ये क्या करेगा? ये स्कूल जाएगा, ये पार्क में घूमेगा, माँ बाप का पूरा दुलार पाएगा। लेकिन यही 8 साल का जो गरीब का बच्चा है, वो सड़क पर घूम घूम कर गुब्बारा बेच रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों का जो सामाजिक संरचना है वो अलग अलग है। तो बाल्यावस्था का अवधारणा से अभिप्राय है, जैसे समकालीन सामाजिक रचनावादी जैसे वाइगोत्स्की साहब सब कहते हैं कि यह बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है जो गरीब के लिए अलग हो जाता है, अमीर के लिए अलग हो जाता है। अब गाइज, हम डेवलपमेंट में एक चीज़ सीखेंगे कि डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है।
अब देखो इसमें जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से प्राप्त होता है, ये फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड, ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है और उसको अपने फादर से आनुवंशिक में उसका जो आँख है वो ब्राउन है, भूरा भूरा है, ठीक है। एक बच्चा का आँख भूरा भूरा है जो उसको आनुवंशिकता के रूप में मिला, ये फिक्स्ड है। अब हम कितना भी कोशिश करेंगे उस बच्चे के भूरे आँख को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गाइस ये जो हेरिडिटी है, ये जो आनुवंशिकता है गाइस, ये फिक्स्ड है। लेकिन इन्वायरमेंट जो है गाइस, ये जो वातावरण है, ये हमारा डायनेमिक है, ये परिवर्तनशील है। जैसे देखो अगर हम गांव के वातावरण में रह रहे हैं तो वो अलग है, अगर हम वही शहर चले जाएंगे तो शहर का वातावरण फिर चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर हम इंडिया में रहेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, ये अमेरिका में जाएंगे तो इन्वायरमेंट हमारा अलग हो जाएगा। तो हम इन्वायरमेंट को डायनेमिक कर सकते हैं। तो गाइस डेवलपमेंट में जो एक सबसे अहम बात है कि ये जो डी होता है, ये एच और ई का गुना होता है गाइस। ये डी जो हमारा है, ये डी हमारा डेवलपमेंट है, डी हमारा गाइस विकास है, और ये जो एच है हमारा हेरिडिटी है, ये हमारा क्या है, आनुवंशिकता है गाइस। ये हमारा आनुवंशिकता है, ये हमारा आनुवंशिकता है। और ये जो ई है ये हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। तो डेवलपमेंट क्या है, आप इसको बढ़िया से समझो, ये काफ़ी अहम पॉइंट है कि डी बराबर एच गुना ई, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। अब आप गाइस ये नहीं कह सकते हो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों बराबर होगा, 50-50 का होगा, ऐसा नहीं। कभी आपका कैसे कोई बालक है, कोई चाइल्ड है, उस पर क्या हो सकता है, हेरिडिटी का ज़्यादा भूमिका होगा तो इन्वायरमेंट का कम हो सकता है। या किसी बच्चे में क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट का ज़्यादा भूमिका है, हेरिडिटी का कम है। तो गाइस आप ये तो समझ गए कि ये डी जो होता है ये एच और ई का गुणनफल होता है। अब आप समझिए कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है, ये सरल नहीं है, दोनों जटिल है और ये मानव विकास को प्रभावित करता है, ये मानव के विकास को प्रभावित करता है। अब देखो एक बच्चा अगर गांव के परिवेश में रहता है और उसको एजुकेशन माहौल सही नहीं है, वही बच्चा अगर शहरी माहौल में जाता है, एजुकेशनल माहौल में जाता है, उसके अंदर चेंजिंग हो जाता है। अब देखो यहाँ इन्वायरमेंट का रोल हुआ। अब देखो बहुत सारा चीज़ होता है, वो जेनेटिक जो होता है उसका भी भूमिका है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है और ये मानव डेवलपमेंट को इफेक्टिव करता है। आप यहाँ डी बराबर एच प्लस ई नहीं लिख सकते हैं, आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ डी बराबर एच गुना ई होगा। तो मैं एक बार फिर से आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि विकास की अवधारणा, कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी विकास मानव का रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये चलते रहता है। जैसे हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे गाइस, कछुआ और खरगोश वाला। तो दोनों में एक बार क्या हुआ, रेस हुआ, तो दोनों दौड़ा, तो खरगोश क्या हुआ, बीच में सो गया, लेकिन कछुआ क्या हुआ, निरंतर चलते रहा, धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहा। तो आप डेवलपमेंट को कहो कछुए की रफ्तार में चल रहा है। अब देखो विकास आपका ये होल लाइफ चलेगा, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन चलने वाला एक निरंतर प्रक्रिया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है गाइस। आप विकास की अवधारणा में दूसरा पॉइंट ऐसे समझोगे कि विकास के प्रक्रियाओं में बालक का शारीरिक विकास होता है, जैसे उसका ऊंचाई बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया, ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आता है गाइस। अब क्रियात्मक में मोटर डेवलपमेंट होता है, उसका कार्य करने का शैली बदलता है, वो स्थूल क्रियात्मक होता है और सूक्ष्म क्रियात्मक होता है गाइस, जिसका हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो जैसे संज्ञानात्मक डेवलपमेंट भी होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। जैसे देखो बच्चा जब छोटा रहता है, जैसे मान लो 5 साल का बच्चा है, उसको अगर हम थ्योरम बनाने देंगे तो फिर वो नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर्ड होगा, जैसे जैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जब वो हाई स्कूल में चले जाएगा, 10-12 साल का हो जाएगा, तो देखो वो थ्योरम भी सोल्व करने लगता है। वो और थोड़ा बढ़ेगा तो फिर क्या होता है, देखो उसके अंदर दार्शनिक भाव भी आ जाता है। तो बच्चे में ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। फिर उसमें देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देखो
बच्चा पहले जो लैंग्वेज को का जो शुरुआत करता है वो अपनी माँ के आंचल में करता है। वो पहला शब्द अपने माँ के पास से बोलना सीखता है, फिर वो फैमिली में भी सीखता है और फिर वो समाज में जाता है, फिर वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। इस तरह देखो उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। फिर देखो उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल तो गाइज मनुष्य में बचपन से ही होता है। ये दुख सुख ये सारा इमोशनल है गाइज। और ये सोशल डेवलपमेंट ये सब ये विकास का आयाम होता है गाइज। अब देखो गाइज ये तीसरा हम लोग पॉइंट समझते हैं, बालक में क्रमबद्ध और सुसंगत जो परिवर्तन होगा उसका एक सीक्वेंस चयन होगा। सीक्वेंस चयन का मतलब यहाँ गाइज क्या हुआ, अब हम आपको समझाते हैं, ज़रा आप समझिए। जैसे कि एक बच्चा है और वो पहले बैठना सीख रहा है, चलो उसके बाद वो क्या करेगा, चलना सीख रहा है। अब देखो उसके बाद वो गाइस दौड़ना सीखेगा। ये नहीं कि बच्चा दौड़ना सीख जाएगा तब वो बैठना सीखेगा। उसके अंदर एक सीक्वेंस चयन होता है। अगर इंडिया का बच्चा है तो वही पहले बैठना सीखेगा गाइस, तब वो चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा। और वो अमेरिका का ही बच्चा है, कनाडा का ही बच्चा है तो पहले बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, तब वो दौड़ना सीखेगा। तो ये सीक्वेंस है गाइस। तो बालक में क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन का जो क्रमिक श्रृंखला है इसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ क्रमबद्ध और सुसंगत क्या है गाइस कि बालक के अंदर अब तक जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो गुण वाला परिवर्तन, उसमें जो परिवर्तन है और आगे वाला परिवर्तन उसमें एक निश्चित संबंध है। आप इसको ऐसे भी समझो, क्रमबद्ध और सुसंगत अब तक का गुणात्मक परिवर्तन और आगे होने वाला परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। अब आइए हम एक बात समझते हैं कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो जितना भी समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है जो बच्चे के विषय में समय समय पर अपना रिसर्च करते आ रहा है, और इसमें एक नाम है वाइगोत्स्की का, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और ये सामाजिक रचनावादी है। और ये कहता है कि ये जो बाल्यावस्था है ना, ये जो चाइल्डहुड है ना, ये एक सामाजिक संरचना है। इसको समाज निर्धारित करता है। एक समाज एक गरीब के बच्चे को एक अलग तरह का संरचना देता है, वहीं एक अमीर बच्चे को अलग संरचना देता है। मैंने आपको कहा था ना, 8 वर्ष का गरीब का बच्चा सड़क पर घूम घूम कर गुब्बारा बेचता है और 8 वर्ष का जो अमीर का बच्चा है वो एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा है। तो यहाँ देखो दोनों का क्या है, सामाजिक संरचना गाइस डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अब आइए हम लोग फिर बढ़ते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के तरफ। हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता है जो गाइस फिक्स्ड है। इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण वो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। और D बराबर H गुना E होता है, हमने आपको बताया भी। और ये H और E में अन्योन्य क्रिया होता है और आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया में मानव विकास को इफेक्टेड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो विकास का अभिलक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विकास का अभिलक्षण, अब आप कहिएगा कि ये अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण को हम लोग गुण भी बोलते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से जो शुरू होता है ये हमारा अंतिम सांस तक चलता है। इसको हम उम्ब टू टुम्ब कहते हैं, यानी माँ के गर्भ से ये शुरू होता है विकास की प्रक्रिया और ये हमारे अंत समय तक चलता रहता है, ये बीच में रुकता नहीं। इसीलिए विकास का जो अभिलक्षण में जो सबसे अहम कड़ी है गाइज कि विकास एक जीवन पर्यंत होल लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है, उम्ब टू टुम्ब। अब हम लोग डेवलपमेंट के अभिलक्षण पर चर्चा करेंगे। अब देखो हम लोग आते हैं विकास के अभिलक्षण पर, और ये अभिलक्षण जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। आपको ये विकास और वृद्धि चैप्टर जो है आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर श्योर दिला सकता है। और देखिए आप इस छोटे छोटे पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, इसको गौर से देखिए। तो विकास का अभिलक्षण ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पहला अभिलक्षण पढ़ते हैं कि ये समान से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एक क्रम से चलती है। विकास जो है समान से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलता है। जैसे देखो एक बच्चा बैठना सीख रहा है
फिर वो दौड़ना सीख रहा है तो वो समान से विशिष्ट की ओर जाएगा, यानी वो सरल से जटिल की ओर, हल्का से भारी की ओर जा रहा है। एक बच्चा पहले छोटा में क्या बोल रहा है, पापा बोल रहा है, दादा बोल रहा है, फिर वो देखो बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलता है और फिर तो वो लंबा लंबा स्पीच देता है, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑडियंस, कितना लंबा लंबा देता है। लेकिन वो शुरू में जब जन्म लेता है तो पापा बड़े दिक्कत से बोलता है। तो देखो ये समान से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक क्रम में चलता है। ये इसका पहला गुण है। अब देखो विकास बहुआयामी होता है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है भाई, अर्थात ये कुछ क्षेत्रों में बड़ा तीव्र वृद्धि को दर्शाता है और कुछ क्षेत्र में धीमी हो जाता है, क्योंकि विकास ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्र में बराबर चलेगा, या किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है, किसी क्षेत्र में कम हो जाता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है भाई कि मान लो एक बच्चा शरीर से पूरा मोटा सोटा लंबा चौड़ा हो जाता है और दिमाग से ठेंगा हो जाता है, दिमाग से बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अब यहाँ देखो कई बार क्या होता है, बच्चा क्या होता है शरीर से पूरा दुबला पतला रहता है, एकदम हवा पहलवान रहता है, लेकिन उसका माइंड देखो पूरा शार्पर है, पूरा जीनियस है। तो ये विकास बहुआयामी है, अर्थात ये कुछ क्षेत्र में बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में धीमी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है, बहुत इलास्टिसिटी होता है। एक व्यक्ति अपने पिछली विकास की दर के तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। यानी आप ऐसे कहोगे कि एक अच्छा परिवेश स्मृति और बुद्धि के स्तर से हम उसको सुधार कर सकते हैं। विकास बहुत लचीला होता है, लचीला जिस तरह आपने रबड़ को देखा होगा, जैसे ये रबड़ है ना, इसको आप खींचोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। डेवलपमेंट भी बिल्कुल लचीला होता है, हम उसको जिस तरह से खींचेंगे, जिस तरह से मोड़ेंगे वो हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि एक बच्चे को आप ग्रामीण परिवेश में रखते हो और थोड़ा सा स्लम एरिया में है, थोड़ा अशिक्षित एरिया में है, देखना बच्चा एक नंबर सब गाली सीख लेता है। लेकिन वही देखो अच्छे परिवेश में रहता है तो बच्चा कितना प्यारा प्यारा बोलता है, उसकी आवाज़ सुनकर देखो मन भर जाता है। तो ये परिवेश पर निर्भर करता है, इसलिए विकास बहुत लचीला होता है। अब देखो विकास लचीला होता है। अब देखो जैसे बच्चे को अगर हम जिस तरह का पोषक तत्व देंगे उस तरह का भी डेवलपमेंट होगा, जिस तरह का परिवेश देंगे उस तरह का डेवलपमेंट होगा। तो विकास बहुत लचीला होता है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अर्थात गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होता। यानी विकास में आपको मात्रात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है और गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ये मात्रात्मक क्या है फ्रेंड्स? मात्रात्मक है जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे देखो आपका कद बढ़ रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, आपका लेंथ बढ़ रहा है, आपका मोटाई बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, ये सब आपका मात्रात्मक है, यानी हम इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन में जैसे आपका नैतिक मूल्य है, जैसे आपका चरित्र निर्माण है, जैसे आप देखो धर्म के प्रति आपका रुझान है, ये सब गुणात्मक है, ये आपका गुण है। तो विकासात्मक परिवर्तन में आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अब देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और विकास के आयाम पर बढ़ते हैं। ये आयाम क्या होता है? पहलू होता है, अंग इसको आप कहो। विकास के आयाम में हम लोग शारीरिक विकास को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारे बॉडी से कंसर्निंग रखता है, हमारे शरीर से कंसर्निंग रखता है। जैसे शरीर में बाह्य परिवर्तन है, जैसे आपका हाइट है, शरीर के अनुपात में वृद्धि है, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं गाई। जैसे देखो अगर हम मोटा हो गए ना तो आपकी आंख में दिखेगा कि मोटा हो गया, जैसे हम लंबे हो गए आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो किंतु शरीर के अंदर आंतरिक अवयव में भी परिवर्तन होता है जो बाह्य रूप से नहीं दिखता है, किंतु शरीर के भीतर इसका समुचित विकास हो जाता है। तो शारीरिक विकास जो होता है ये आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, यानी शरीर का डेवलपमेंट होना। अब देखो भाई प्रारंभ में स्टार्टिंग में शिशु जो होता है अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। याद करो आप अपने बचपन को, आप जो पोटी करते हो तो अपनी माँ पर डिपेंड रहते हो, आप सुसु करते हो तो माँ पर डिपेंड रहते हो। तो प्रारंभ में शिशु जो होता है अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन जब उसका धीरे धीरे विकास हो जाता है
तो वो इतना सक्षम हो जाता है, वो इतना एबल हो जाता है कि वो अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। लेकिन वो शुरू में क्या रहता है, वो अपने पेरेंट्स पर, अपने माँ बाप पर, अपने परिवार वाले पर डिपेंड रहता है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जाता है कि उसका हेरिडिटी कैसा है। जैसे देखो, अगर माँ बाप आपका मेधावी है, तेज है, ब्रिलियंट है, देखो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है। तो शारीरिक विकास या बाप मजबूत कदकाठी का, तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक को परिवेश और उसकी देखभाल का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि शारीरिक डेवलपमेंट पर आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों का रोल होता है। ठीक है, यदि बच्चे को आप पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं कराओगे तो क्या होगा, वो समान गति से वृद्धि नहीं करेगा, उसके अंदर कुपोषण हो जाएगा। आप देखेंगे कि गांव सब में जो गरीब का बच्चा रहता है उसका हाथ पैर सूखा सूखा रहता है और बड़ा सा पेट हो जाता है। जैसे हम लोग उसको गंवारी भाषा में कहते हैं, हाथ गोड़ लकड़ी पेट खदाहा, इस टाइप का हो जाता है गाइस। तो अगर बच्चे को सफिशिएंट पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उसको अगर बैलेंस फूड नहीं मिलेगा, तो उसका जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, उस पर असर पड़ जाएगा। तो गाइस हम लोग कुछ और पॉइंट को देखते हैं। शारीरिक विकास में क्रियात्मक विकास भी आता है, हमारा जो काम करने का जो शैली है वो भी आता है। अब आप गाइस विकास के आयाम को आप इससे भी समझ सकते हो, PCSE से भी समझ सकते हो। P से आपका हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट, C से हो जाएगा कॉग्निटिव, S से हो जाएगा सोशल और E से हो गया इमोशनल। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट में आप मोटर डेवलपमेंट को भी शामिल कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, हम लोग उसके बाद आते हैं मानसिक विकास पर। ये मानसिक विकास को हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो भाई, बालक के उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं की वृद्धि और विकास से आप ये जो मेंटल डेवलपमेंट है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, इसमें आप मानसिक विकास के बारे में। अब मानसिक विकास में क्या हो गया, जैसे आप कोई समस्या को सुलझा रहे हो, आप कोई थिंकिंग कर रहे हो, आप कोई चीज़ का दर्शन कर रहे हो, आप कोई चीज़ चिंतन कर रहे हो, यानी माइंड से जो भी आप कार्य कर रहे हो वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। जैसे आप कल्पना कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो मन में कि काश मैं PM होता, काश मैं राजा होता, आप तरह तरह की कल्पना कर रहे हैं। आपका कल्पना करना, आपका जो इमेजिंग करना है, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। आप कोई चीज़ को स्मरण करते हो, आप कोई चीज़ को याद रखते हो, आप कोई कविता है, आप पढ़ाई लिखाई की बहुत सारी तमाम बातें को याद रखते हैं, स्मरण करना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कोई चीज़ का विचार करते हो, थिंकिंग करते हो, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। कोई चीज़ का निरीक्षण करते हो, कोई चीज़ समस्या समाधान करते हो, कोई जैसे प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो, ये सारा चीज़ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कोई चीज़ का आप डिसीजन लेते हो, ये भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो गाइज जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। अब ये नहीं है कि आप जन्म लिए और आप में पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। ये उम्र के साथ जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपका मैच्योरिटी आएगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे जब आयु बढ़ेगा, आपका मानसिक विकास का गति भी बढ़ेगा। जैसे आप छत पर चढ़ते हो, तो जैसे आप शुरू में क्या होता है, एक सीढ़ी पर चढ़ते हो, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर आप छत पर चढ़कर घूमते हो ना बड़े मज़े से, ऐसे ही आपका मानसिक विकास भी उम्र के साथ स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएगा, उसमें मैच्योरिटी आएगा। अब हम लोग आते हैं सांवेगिक विकास पर, इमोशनल डेवलपमेंट। ये लव, ये हेट, ये एंग्री, ये सब इमोशन में आता है गाइस। संवेग क्या होता है, जिसको हम लोग भाव भी कहते हैं, भावना, भाव, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये हमारे बिहेव को इफेक्टिव करता है गाइस। जैसे भय, हमें डर लग गया तो ये इमोशनल डेवलपमेंट। हमें गुस्सा आ गया, इमोशनल डेवलपमेंट। हम घृणा कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। हमें सरप्राइज हुआ, वाह कितना सुंदर आगरा का ताजमहल है, इमोशनल डेवलपमेंट। आपको स्नेह हुआ, आप स्नेह करते हो, ये इमोशनल डेवलपमेंट। आपको खुशी हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट। ये संवेग है, ये जितने मैंने बोला, भय, क्रोध, ये खुशी, ये सब संवेग है। अब देखो बालक में आयु बढ़ने के साथ ही संवेग का विकास भी होगा।
अब देखो, एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो उतना स्नेह नहीं समझ पाता जितना कि आप 18 साल में आप स्नेह को समझते हो, लव को समझते हो। 18 साल में आपको कितना महत्ता समझ जाते हो, लव क्या चीज़ है। लेकिन एक 2 साल के बच्चे कहोगे क्या होता है लव, ये नहीं समझेगा। तो बालक में जैसे आयु बढ़ेगा तो उसमें संवेग का विकास होता है। अब देखो, अब विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलाप और उचित प्रकार का संगठित अध्यापक बच्चे को संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान करता है। देखो, आप परिवार के माहौल से निकलकर जब आप स्कूल के तरफ कदम बढ़ाते हो, जब आप स्कूल जाते हो, जब आप विद्यालय जाते हो, तो वहाँ आपका देखो परिवेश चेंज होता है। और वहाँ देखो, आप ट्यूशन में पढ़ाई में अच्छा हो सकते हो। अगर आप किसी अच्छे टीचर से अपने घर में ट्यूशन लेते हो तो आप पढ़ाई में अच्छा हो सकते हो। लेकिन जब आप विद्यालय जाते हो तो आपका संपूर्ण विकास होता है। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ आपका हर तरह का डेवलपमेंट होता है। तो विद्यालय में अगर आपको बढ़िया परिवेश मिलता है और वहाँ का जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, उससे आप क्या होता है, संवेगात्मक विकास भरपूर होता है। वहाँ आप टीचर को देखते हो, हर तरह के बच्चे को देखो आपका किस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसीलिए गाइस, स्कूल का परिवेश एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी ही नहीं, बेहद ज़रूरी है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्रियात्मक विकास पर आते हैं। और ये क्रियात्मक विकास जो है, ये जो मोटर डेवलपमेंट है, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से ही कंसर्निंग है। यूँ कहो कि जैसे मैं एक मानव हूँ और ये मेरा हाथ पैर, ये मेरा अंग है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट का एक ऑर्गन है, एक अंग है। ये क्रियात्मक विकास, ये मोटर डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के कार्य करने का शक्ति, काम करने का जो कैपेसिटी है, क्षमता, योग्यता, उसका विकास। क्रियात्मक विकास ये मोटर डेवलपमेंट है। अब देखो, इसमें 2 तरह का होता है डेवलपमेंट। ये क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट में आप एक पढ़ते हो फाइन मोटर स्किल, ठीक है, एक होता है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। अब फाइन और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, आप इसके बारे में जानते हो। फाइन मोटर स्किल में हम लोग क्या करते हैं, छोटी मांसपेशी। ये मोटर स्किल जो है, आप ऐसे कह सकते हो कि मोटर स्किल आपका 2 पार्ट में बटा है, ग्रॉस मोटर स्किल में और फाइन मोटर स्किल में। अब ग्रॉस मोटर स्किल में हम लोग अपनी छोटी मांसपेशी का यूज करते हैं। जैसे देखिए, हम पेन से लिख रहे हैं तो देखो हमने छोटा मांसपेशी का यूज किया। जैसे देखो, अगर मान लो लड़की सब अपने ओठ पर लिपस्टिक लगा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फाइन मोटर स्किल कहेंगे, क्योंकि वो छोटी मांसपेशी का यूज कर रहा है। अब कोई अपने उंगली में काजल लगाकर अपने आंख में लगा रही है तो वो क्या हो रहा है, छोटी मांसपेशी का यूज कर रहा है, वो फाइन मोटर स्किल है गाइस। अब यहाँ ग्रॉस मोटर स्किल जो है, ये इसको हम लोग हिंदी में स्थूल गति कौशल कहते हैं। इसमें हम लोग बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, जैसे हम लोग रनिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल कहेंगे, इस स्थूल गति कौशल कहेंगे। इसमें हम लोग बड़ी मांसपेशी का यूज़ करते हैं। और आप जो ये फाइन मोटर स्किल है, इसमें आप छोटी मांसपेशी का यूज करते हो। जैसे आप राइटिंग करते हो, जैसे आप ड्राइंग करते हो, जैसे आप पेंटिंग करते हो, जैसे लड़की से अपने हाथ में मेहंदी लगाती है, तो ये फाइन मोटर स्किल हुआ गाइस। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रॉस मोटर स्किल में हम लोग बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं, जैसे हम लोग रनिंग, प्लेइंग। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और मैं उस एग्जाम्पल से आपका फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दोनों का वर्णन करूँगा। जैसे कि मान लो एक बॉलर है और वो दौड़कर आ रहा है अपने हाथ में बॉलिंग करने के लिए। वो जब दौड़कर आ रहा है तो देखो, जब पूरा वो वेग से दौड़ रहा है, उस समय वो ग्रॉस मोटर स्किल का, वो अपनी बड़ी मांसपेशी का यूज कर रहा है, बहुत लंबा रन अप लेके दौड़ रहा है, उस समय वो क्या कर रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल कर रहा है। लेकिन जब वो बॉलिंग करेगा फिर वो उंगली से स्पिन कर देगा, तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, वो फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहा है। तो गाइज, आपने ये समझा कि फाइन मोटर स्किल क्या है और ग्रॉस मोटर स्किल क्या है। फाइन मोटर स्किल में हम लोग छोटी मांसपेशी का यूज करेंगे और ग्रॉस मोटर स्किल में हम लोग बड़ी मांसपेशी का यूज करेंगे। आप फाइन मोटर स्किल को हिंदी में छोटी ये सूक्ष्म गति कौशल भी कर सकते हो और ग्रॉस मोटर स्किल को स्थूल गति कौशल भी कर सकते हो। आइए हम और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्रियात्मक शक्ति
क्षमता और योग्यता का अर्थ होता है ऐसे शारीरिक गतिविधि या क्रियाएं जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशी और तंत्रिका के गतिविधि का संयोजन का आवश्यकता है। अब आप चलते हो, बैठते हो, उठते हो, तो इसमें आप क्या करते हो? आप अपने मांसपेशी का, अपने मसल्स का और तंत्रिका का संयोजन करते हो, उसमें आप सामंजस्य बैठाते हो। अब देखो, अब हम लोग का जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, ये कई बार सीटेट में घुरा के पूछा गया है। देखो सीटेट में जो क्वेश्चन रहता है गाइस, मटेरियल तो वही रहता है, बस लैंग्वेज अलग अलग करके पूछता है, जो हमारे लिए बड़ी टेढ़ी चीज़ बन जाती है। अगर हम लैंग्वेज को समझ लेंगे तो फिर सीटेट हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप लैंग्वेज को समझो तो आप इस जगह इस पॉइंट को समझो। इस पर अक्सर क्वेश्चन रहता है कि डायरेक्शन ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, ये विकास का जो दिशा होता है, ये ग्रॉस टू फाइन होता है। ये ग्रॉस से फाइन होता है, यानी आपका स्थूल गति कौशल से या आपका सूक्ष्म गति कौशल की ओर जाता है। यानी पहले जो होता है बच्चा क्या करता है, बड़ी मांसपेशी का यूज करता है, और उसके बाद वो छोटी मांसपेशी का यूज करता है। पहले देखो बच्चा को, आप छोटा बच्चा देखो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, बड़े से बॉल को उठा के फेंक रहा है, लेकिन उस बच्चे को अगर आप कलम पकड़ने दोगे ना तो वो नहीं कलम सही से पकड़ पाता है। तो आप ये समझो, ये जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जो है गाइस, ये ग्रॉस टू फाइन है। यानी कहने का मतलब स्थूल गति कौशल से यह आपका सूक्ष्म गति कौशल की ओर है, यानी ग्रॉस टू फाइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है। अब उसका देखिए, अब नवजात शिशु है, आप उसको कहिएगा, एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, कहोगे कि भाई आप हाथी का ड्राइंग कर दो और उसको पेंटिंग कर दो तो वो बनाएगा हाथी। अब देखो हाथी को वो ऐसे कर देगा, ये वो हाथी बना देगा, देखो ऐसे कर देगा, हाथी हो गया उसके लिए, क्योंकि उसका जो है वह फाइन मोटर स्किल, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो जैसे जैसे उम्र उसका बढ़ेगा वो डेवलपमेंट करता है, समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भाषाई विकास पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर आते हैं। भाषा के विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास। आप ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत रख सकते हो। यूँ कहो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि देखो भाषा का भी विकास जो है ये भी हमारा माइंड से रिलेटेड है। अब देखो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज क्या आप लोग तो जानते ही हो, बचपन से ही आप लोग व्याकरण में भी पढ़ते हो लैंग्वेज। भाषा क्या, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर या इशारा के द्वारा दूसरे पर प्रकट करता है। गाइज वही भाषा है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन का जो भाव है, विचार है, वो एक दूसरे के सामने रखता है। अब भाव और विचार जो है वो भाषा के ही द्वारा। अब हमें प्यास लग गया, हमें जोरों की प्यास लगा, या तो हम लिखेंगे कि मुझे पानी दो, या हम बोलेंगे मुझे पानी दो, या इशारा करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ इशारा करेंगे जैसे गूंगा करता है कि पानी दो। हमें एक भाषा की ज़रूरत है। एक मानव अपने विचार को तभी व्यक्त कर सकता है, उसके लिए उसको भाषा की ज़रूरत होती है। अब देखो गैया क्या कर रही है हम नहीं जानते, बकरी में कर रहा है क्या कर रही है हम नहीं जान रहे, बट हम कह रहे हैं आपको कि भाई साहब आप हिला के पढ़िए। आप समझ रहे हैं, आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों पर व्यक्त करते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं सामाजिक डेवलपमेंट पर, सोशल डेवलपमेंट पर आते हैं। ये सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलू को सीखना। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू अरस्तु। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। उसने बताया कि अन्ना नाम की एक लड़की थी गाइस, और उसको 11 साल तक आइसोलेट रखा, एकांतवास में रखा। वो अन्ना नाम की लड़की ने कुछ भी नहीं सीखा, यहाँ तक कि बोलना भी नहीं सीखा। हम लोग बोलना चलना इतना कुछ जो सीखते हैं, इतना भाषा सीखते हैं, हमारा जो यह समाज में रह कर सीखते हैं। हम अगर पहला शब्द माँ, पापा, दादा ये बोलना सीखते हैं तो ये परिवार में सीखते हैं। और परिवार जो है गाइस ये समाज का छोटा हिस्सा, क्योंकि व्यक्तियों के मिलने से परिवार बनता है गाइस। और परिवार के मिलने से क्या होता है, एक टोला मोहल्ला समाज बनता है।
और ये टोला मोहल्ला के मिलने से एक गांव बनता है, और कई गांव के मिलने से प्रखंड बनता है, कई प्रखंड के मिलने से मंडल बनता है, कई मंडल के मिलने से अनुमंडल बनता है, कई अनुमंडल के मिलने से परमंडल बनता है, कई परमंडल के मिलने से राज्य बनता है, कई राज्य के मिलने से एक देश बनता है, कई देश के मिलने से महादेश बनता है, और कई महादेश के मिलने से एक दुनिया बनता है, और कई दुनिया के मिलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। गाइस, सामाजिक विकास में हम समाज में रहकर हम विभिन्न पहलू को सीखते हैं। समाज में ही रहकर हम लोग कीर्तन भी सीखते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, और समाज में रहकर एक नंबर का गाली भी सीखते हैं। गाइस, ये हमारा समाज है जहाँ हम हर पहलू को सीखते हैं। समाज के अंतर्गत हमारा चरित्र का निर्माण भी होता है, और हम समाज में रहकर अपने चरित्र को बिगाड़ भी देते हैं। हम समाज में रहकर साधु भी बनना सीखते हैं, समाज में रहकर अपने चरित्र का उत्थान करते हैं। समाज में ही रहकर गांधी जी भारत का राष्ट्रपिता बना, और समाज में ही रहकर अंगुलीमाल डाकू बना। अच्छा व्यवहार, सद्गुण, ये जीवन का व्यवहारिक चाहिए भी हम समाज से सीखते हैं। यानी समाज में हम अच्छाई भी सीखते हैं, अगर समाज का परिवेश बुरा रहता तो हम बुरे भी सीखते हैं। यानी हमारे विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता। अरस्तु साहब कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति समाज के बिना रह जाता है, वो या तो पशु है या तो देवता है। अगर आप मनुष्य हो तो आप समाज के बिना नहीं रह सकते हो। यू कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी इज नेसेसरी फॉर मैन काइंड। तो गाइज, आप समझ सकते हैं समाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो भाई, बालक के विकास का प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है, और परिवार में माँ का आंचल एक बच्चे का पहला स्कूल है। माँ का गोद आपका पहला पाठशाला। याद करो अपने बचपन के उन पहलू को, जब आपने पहला शब्द बोलना सीखा, कहाँ सीखा? आप अपनी माँ की गोद में सीखा। आपका पहला पाठशाला आपका माँ का गोद है। इसके बाद आप समाज में आते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, ढाका जाते हो। भाई, माँ के गोद से शुरू होकर ही आप ढाका और लंदन जाते हो। तो गाइस, अब मेरा मुंह थोड़ा दुखाने लगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे डालूँगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।